ईरान से ज्यादा तिजारत जो है वो इजराइल और चीन की आपस में है। Currently, there is no danger for the people who are living in that area. डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके फौजी जर्नैल हैं वो तो फतह की कहानियां बयान कर रहे हैं। 50 रुपए के करीब जो वो ऑयल की प्राइसिंग बढ़ जाएंगी। ट्रॉमा इसका पूरी जिंदगी इसके साथ रहेगा अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट नहीं करेगा। ईरान नवाज मिलिशिया की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले की तैयारी। अमरीकी फौज और इंटेलिजेंस हुक्काम ने ईरान के हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से इराक और मुमकिना तौर पर शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तैयारी का सुराग लगा लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल इन ग्रुप्स ने अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए, जबकि इराकी हुकूमत की जानिब से उन्हें हमले से रोकने की कोशिश जारी है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी फौज के हमले की तफसीलात जारी। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निजामी हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सवाल उठाया कि रजीम चेंज की इस्तेलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं। अमरीकी हमलों से खिते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी, पाकिस्तान की ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रूस, चीन और पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल में करारदाद पेश, फौरी जंगबंदी का मुतालबा, आलमी कवानीन की पासदारी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात के हल पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $80, जबकि आलमी गैस की कीमत $3.90 फी MMBTU में फरोख्त हो रही है। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर। पाकिस्तानी करंट अकाउंट खसारे में $2.3 अरब के इजाफे का इम्कान। मजीद होगी बात प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भले करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। फैसल, हम अपने शो में आगे चलकर बात तो करेंगे कि कैसे अमेरिका इस जंग में कूदा, बट द पॉइंट इज इस सारे मामले को शुरू करने के बाद अब एक्चुअली यूएसए वांट्स कि किसी तरह से चाइना को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो सकती है, जहाँ से तेल जो है LNG जाता है। ये सारा मामला वैसे हम कर भी चुके हैं, लेकिन अब इस पर रिसेंट डेवलपमेंट भी होगी, वो भी आगे चल के हमने लाजमी करनी है। राइट, सो इसमें क्या रीजनल स्टेबिलिटी और अलावा भी इसके मामला एब्सोल्युटली दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि चलिए ईरान इसराइल इसमें अमेरिका कूद गया, लेकिन अब वो जो पहले दावा कर रहे थे रूस और खासतौर पर चाइना, उनका क्या मौकफ है? चाइना का हल्का फुल्का मौकफ तो गुज़िश्ता रोज सामने आया है, लेकिन रूस ने पिछले हफ्ते बयान दिया था कि ईरान इज अंडर आवर न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शो के आगाज में आज मौजूद हैं, चीन में मौजूद है पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद ओन शिराजी साहब, उनको वेलकम करते हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ईरानी सहाफ़ी जो कि तेहरान टाइम्स से ताल्लुक़ रखते हैं, शाहरुख साई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऑन आपका बहुत शुक्रिया एंड शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखने वालों को ये बता दें कि क्योंकि उर्दू ज़बान में दिक्कत है, इसलिए जो हमारे ईरानी सहाफ़ी बरादर हैं वो अंग्रेज़ी में ही बात कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले ओन शिराजी आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त आप चीन में मौजूद हैं, आपने भी वहाँ पे स्टेट सहाफ़ियों से लेके आम पब्लिक तक बात की होगी। मैं आगाज़ करूँगा, आम अगर आपकी वहाँ पे लोगों से बात हुई है, वो क्या राय रखते हैं, दुनिया क्या राय रखती है ये तमाम तर चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त? अच्छा फैसल, पहले तो मैं वन लाइनर में ये बता दूं कि चीन बिल्कुल जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, और मेरी जो यहाँ पे चीनी हुक्काम से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, ऑफिशियल से बात हुई है, चीनी लोगों से बात हुई है, उसके अलावा चीन की सिविल सोसाइटी से बात हुई है, वो बड़े क्लियर हैं इस बारे में, कोई दूसरी राय नहीं है, कलेक्टिव और जो है वो डिसीजन है कि हमने चीन के जो ईरान के साथ चीन खड़ा है और ईरान की हर हद तक मदद की जाएगी।
आएगी। लेकिन उसके साथ साथ जरा देखने वालों को, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मत समझे कि चीन और इसराइल के ताल्लुकात आपस में नहीं है। ईरान से ज्यादा तिजारत जो है वो इसराइल और चीन की आपस में है। और इस वक्त अगर मैं आपको फिगर दे दूं तो वो तकरीबन जो है वो 26 अरब डॉलर से ज्यादा की तिजारत जो है वो चीन और इसराइल के माबैन होती है। 23 अरब डॉलर 2021 तक था। और सिर्फ यही नहीं, आपने अभी हाइफा का नाम सुना होगा, हाइफा जो है उसके हवाले से, तो जो हाइफा की पोर्ट है वहां पे शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप है चीन का, उसने 2021 में 25 साल के लिए बोली थी। तो ये ना ख्याल किया जाए कि चीन बिल्कुल साइड पे खड़ा है इसराइल से, और वो जनाब इस वजह से उसे कोई शायद जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने पड़ रहे हैं, ये वो ईरान की साइड ले रहा है। तो इस वक्त चीन में ये कलेक्टिव डिसीजन है। लेकिन उसके साथ साथ चीन की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मौजूद है इसराइल में, और इसराइल के भी चीन की यूनिवर्सिटियों के साथ और दीगर इदारों के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। 2000 में ये ताल्लुकात थोड़े खराब हुए जब रेडार सिस्टम चीन ने लेने की कोशिश की इसराइल से, और इसराइल भी रेडी था देने के लिए, लेकिन अमेरिका ने प्रेशर डाला और इसराइल ने नहीं दिया। तो थोड़े ताल्लुकात ऊपर नीचे हुए, लेकिन मजबूरी तौर पर चीन जो है वो BRI में भी एक अहम किरदार इसराइल का देखता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चीन ने अपने जितने भी आप ये कि तमाम एक्ट जो हैं वो ईरान की बास्केट में रखे हुए हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बड़े वसूख के साथ, ये कोई मतलब एक जज्बाती किस्म का नारा नहीं है, ये बड़े वसूख के साथ पिछले 3 माह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो एक सूरत हाल क्रिएट हुई थी, जो जंग हुई थी, वो मामलात और अब के मामलात बड़े क्लोजली चीन के जो फैसला साज हैं उनके साथ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो चीन बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है। ऑल राइट, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शाहरुख सईद साहब को भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शाहरुख। I really want to ask you about what exactly is the situation right now in Iran and around all the nuclear facilities that America or US is claiming they have destroyed, whereas Iran is claiming that they have moved everything from there already. So what exactly is the reality over there, and what is the situation around? So, Iranian officials have announced that there have not been any signs of contamination in the nuclear sites that were attacked by Israel and the United States. And they have said they have not observed any signs of radioactive leak. The International Atomic Energy Agency, the IAEA, has also said that it has not received any reports regarding radioactive leak. So currently, there is no danger for the people who are living in that area, and officials and reports suggest that people in the area that was targeted by Israel are safe. Okay, and Shahrukh, there were reports that the facilities, they were already been evacuated back in March or in the previous year. How concrete are these facts? Iranian officials have already taken precautionary measures to, follow safety rules, and the measures that they have taken are in line with the policies of the state to protect people and protect Iran's nuclear sites. And as you said, these measures have been taken to further protect the environment and protect the people. And for even further details, officials in the following days may issue reports about maybe the likely damage to the nuclear sites. But as reports suggest that people who are living in the areas near the nuclear sites have not heard loud explosions when the United States attacked these nuclear sites. So it could dismiss the US claims that it has destroyed the Iranian nuclear sites. ठीक है। अच्छा शाहरुख, इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि अभी तक जो सूरत हाल हुई है, जो ऑलरेडी ईरान पहले से क्लेम कर रहा था कि हम तो अपनी पूरी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की तमाम तर चीज़ें हैं हम पहले ही वहाँ से मूव कर गए थे,
और हमें पता था कि ईरान के यही इरादे, यूएस के यही इरादे हैं और वो यही करेगा, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की जानिब से ये क्लियरली आया है कि जी वहाँ से कोई रेडिएशन नहीं उठी, वहाँ से कोई हीट ही नहीं उठी, तो अब क्या ये समझा जाए कि जी वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन्स या इस तरह की एनर्जी मौजूद नहीं थी, फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी। सो ये सबसे अहम बात है जो वो कर रहे हैं। इसी के ऊपर मजीद भी उनसे सवाल कर लेते हैं। शाहरुख, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, now that International Atomic Energy Association says that there had been no radiation coming out, no heat, we were expecting when USA, if in case they bomb, before this actually happened, we were expecting there is going to be a huge heat, huge radiation coming out of that area, but that did not happen exactly. And now when International Atomic Energy Association claims that there was nothing such, what should we perceive out of it? Perceive the what? I didn't understand your precise point. What do you mean? I mean, yeah. We wanted to ask that does this ensures that Iran was not preparing the bombs that US says? They were just the facilities enriching it, using it for peaceful purpose, and as soon as they got the news, they removed it, and seriously, they don't have any, that weapons of mass destruction which we heard previously in Iraq as well, and now Israel and US are claiming about Iran as well. Iranian officials have time and again stressed that Iran's nuclear program is completely peaceful. Iran is not after nuclear bombs. Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei has reiterated that building a nuclear weapon is banned, haram. And he has said that Iran does not need nuclear weapons because nuclear weapons pose a danger not only to people in the region but also to the world. So the Islamic Republic's doctrine is based on developing a nuclear program only for peaceful purposes. Iran has never pursued any plans to develop a nuclear weapon. The US and Israel claim that Iran is seeking nuclear weapons are just aimed at demonizing Iran and launching propaganda against Iran. As you know, the United States and Israel use such claims to dictate their policies in the region. They just want to expand their hegemony, and they are just, seeking excuses to justify their military operations. Right. ठीक है, okay. So शाहरुख साहब ये फरमा रहे थे कि ईरान बिल्कुल भी जौहरी बम बनाने का प्लान नहीं रखता, प्लस ये कि इसके ऊपर से वहाँ से फतावे भी हैं कि ये हराम भी है, तो दिस इज़ अनदर बिग थिंग। अच्छा, ऑन आपकी तरफ मैं आऊँगा। अभी मैं देख ही रहा हूँ और 24 मिनट पहले की खबर है कि माँ और बेटा जो हैं उनको मार दिया गया इसराइली ड्रोन स्ट्राइक में किरमान शाह में। नाउ टॉकिंग, अगर रीजनल हम देखें, हमने पिछले दिनों सुना था कि ब्रिक्स जो है उसमें भी शायद ईरान को कोई ब्लैंकेट दिया जाएगा। रशिया ये कह चुका है कि ईरान हमारे ब्लैंकेट के अंदर है। चाइना के अंदर भी ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने जो बात की इकोनॉमिक टाइज़ की चाइना विद इसराइल, उससे हट के अगर मैं देखूं तो चीन का ये बयान कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। आप वहाँ पे हैं इस वक्त चीन में मौजूद, क्या ये सिर्फ बयान की हद तक है? क्योंकि जो अब तक इसराइल और अमेरिका कर चुका है, मैं भी देख रहा था वीडियो, और मिजोरी में जाके B-52 ने लैंड किया है आफ्टर द सक्सेसफुल स्ट्राइक, विच मीन्स कि बहुत लंबी प्लानिंग है ये। तो क्या चीन सिर्फ बयान की हद तक है, बयानबाजी की हद तक है, चाहे वो अमेरिका को तड़ी लगा रहा है या फिर वो ईरान का साथ देने की बात कर रहा है? जी देखिए फैसल, मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले कोई मिसकंसेप्शन ना क्रिएट हो आपके नाज़रीन में कि जो इसराइल और चाइना के बहुत ज़्यादा माशी ताल्लुकात हैं और शायद चाइना इस वजह से कहीं मजबूर हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर चाइना और ईरान के ताल्लुकात की बात करें तो 2009 से चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा शराकतदार है और अब 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की बायमी तजारत जो है वो दोनों ममालिक के माबैन होती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि
2021 में 25 साल एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है शराकत दारी का, जिसके तहत $400 अरब जो है वो चाइना ईरान में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये तवानाई में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, टेक्नोलॉजी में होगी और ट्रांसपोर्ट में होगी। और इसके जवाब में जो है वो कम नरखों पे जो है रायती नरखों पे ईरान तेल जो है वो देगा। उसके साथ साथ 2021 से लेके 24 तक बड़ी अहम मशकें मिलकर की हैं ईरान ने, चीन ने और रशिया ने। मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट जो थी वो वाली मशकें, तो जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल चाइना बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। चाइना बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा है। और क्योंकि BRI की बात करें या दीगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दुनिया में ब्लॉक्स जो क्रिएट हो रहे हैं, यानी आप एक तरफ देखें तो आपको रशिया, चाइना, ईरान, तुर्किया और पाकिस्तान नजर आएगा, जबकि अगर दूसरे ब्लॉक की बात करें तो उसमें आपको वेस्टर्न कंट्री इंडिया और US नजर आएगा। तो इस हवाले से भी एक वाज़े तौर पे रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि उनका एक अलाई जो वहां पे बैठा हुआ है वो बड़े मौसर अंदाज में बैठे। और फिर उसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो ऑयल है वो चीन इस्तेमाल कर रहा है, और चीन सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो ईरान से ले रहा है, और ये रायती नरखों पे ऑयल है। तो एक तरफ तो आप ये कहें कि ब्लॉक की सियासत है, एक तरफ तो आप ये कहें ताल्लुकात की सियासत है, दूसरी तरफ माशी शराकत दारी की बात करें तो इसराइल जो है चीन ने ईरान की अहमियत को समझते हुए 25 साल के लिए $400 अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट का एक बाकायदा मुआहदा किया है। जबकि अगर CPEC की बात करें जो BRI के सबसे एक अहम प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन $60 अरब जो है वो चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान चीन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल चीन इस बारे में बड़ा क्लियर है। आप देख लें चीन का स्टांस, आप अगर देख लें इस हवाले से तो चीन ने अभी भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है उसमें चीन शामिल है, उसको बुलाने में रशिया, पाकिस्तान और चीन शामिल है। और इसके अलावा जो यहाँ पे अभी रिसेंटली इस अटैक से कुछ दिन कबल ही चीन जो ईरान के वजीर खारजा थे उन्होंने चीन का दौरा किया, और उन्होंने उस पूरी जो अटामिक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जो मीटिंग्स हो रही थे, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उस पर चीन को एतमाद में लिया। तो यानी चीन जो भी ईरान कदम उठा रहा था इससे पहले भी वो चीन को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेके उठा रहा था। तो ये कहना बिल्कुल जो है वो मुअस्सर और ठीक होगा कि चीन इस वक्त ईरान के पीछे खड़ा है, और दूसरी जानब जो रशिया है वो भी भरपूर अंदाज में खड़ा है। और इस वक्त जो चीन का जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनकी जो रशियन ऑफिशियल से मुलाकात हुई है वो भी बड़ी ईरान के लिए हौसला अफजा है। ठीक है शाहरुख, my next question will be for you. US has asked China to bring Iran on table of dialogue for Strait of Hormuz. You think Iran is going to kind of entertain that when it comes from US anymore? And if Iran really blocks all of the transit from Strait of Hormuz, people are saying that China is also going to get affected. So what do you think is going to be the reaction from China for that as well? Will China get into dialogue with Iran? First and foremost, Iran has never left the negotiation table. Iran has always said that it's open to negotiations. But as Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi stressed yesterday, while the United States and Israel are continuing their aggression against Iran, negotiations are meaningless. If you want to talk with the country, so you can sit at the table and discuss. But when at the same time you are continuing your acts of aggression against the country and you are hitting, civilians, military targets, nuclear facilities, it shows that you are not after talks. It means that you just want talks for the sake of talks, and you just want to use talks as a pretext to advance your military agenda. So if Israel and the United States stop their aggression, Iran is willing to continue talks with the European Union and with the United States through indirect mechanism. Before Israel started attacking Iran, Iran was engaged in indirect talks with the United States. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi held several rounds of talks with Steve Witkoff. So Iran can continue this path if the aggression stops. All right. In response to your question about closing the Strait of Hormuz, the answer to your question should be discussed against the backdrop of
Israel and U.S. war plans. Israel and the United States were under the illusion that by attacking Iranian nuclear facilities, they will be able to dismantle Iran's nuclear program. And by targeting Iranian military facilities, they would be able to weaken Iran's military power. But Iran has carried out 20 waves of missile strikes against Israel, which shows that Israel and the United States have completely failed to weaken Iran's military capabilities. So, as Iran has said, it's capable of closing the Strait of Hormuz. If Iran closes the Strait of Hormuz, it will affect all countries around the world, not only the Middle East, but the globe. Because the Strait of Hormuz is a major transit route. The oil and energy products have to be transited through this pathway. So the adverse effects on the global economy will be widespread. It could lead to rising oil prices. It will adversely affect the U.S. economy and could lead to rising resentment against Donald Trump's policies inside the United States. So it will have repercussions even for sure it will have repercussions, and we are already looking into those repercussions. Thank you so very much, शाहरुख से हमने सवाल ये किया था कि जब अमेरिका अब आकर ये कहता है कि जी उनको चाइना को जो ईरान से बात करनी चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद नहीं होना चाहिए, तो क्या ईरान इस मामले को एंटरटेन भी करेगा? जिसके ऊपर शाहरुख का जवाब ये आया कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जानिब से हमारे ऊपर हमले करें और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम जवाब में कुछ भी ना करें और आपके साथ डायलॉग पर भी बैठें। तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले आपको अमन कायम करना होगा और उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। और जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ताल्लुक है तो भाई वो तो बंद हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी करारदाद पास हो गई। अब जो भी उसके नुकसान होंगे वो तो सामने आने ही हैं। तो फैसल मुझे ये बताइएगा कि क्या ईरान इसराइल जंग अब इस मोड़ पर आ गई है कि हम कहें और सब हंसी खुशी रहने लगे? ये अब क्या बात कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका जंग में कूद गया है, उसने अपने बॉम्बर B-52 तैयारे इस्तेमाल कर लिए हैं। इसराइल ने भी कह दिया शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, और फिर अमेरिका के अंदर से जो है वो ट्रंप की मुखालफत भी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल फैसल, लेकिन बर्नी सैंडर्स ने बड़ा तगड़ा बयान दिया है। पहले आई थिंक सुन लेते हैं, सो वी विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो अमेरिका के अवाम हैं वो खुद ये नारे लगा रहे हैं, नो मोर वॉर, नो मोर वॉर। इससे पहले भी एक सर्वे आया था जिसमें 60% लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका को जंग में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन अमेरिका जंग में कूद गया है। तो इस पे तमाम तर क्या अब इसके रिपरकशंस होंगे और दुनिया में इसके क्या वो होंगे। अब रूस और चीन जो है वो उसको कैसे देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बर्नी सैंडर्स ने जो सबसे अहम बात की और वो ये कि ये काम खिलाफ कानून किया गया है, क्योंकि अमेरिका में जंग की इजाज़त सिर्फ कांग्रेस देगी। और अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने तमाम तर अमेरिकी आईन को रौंदते हुए ये काम किया है? बाय द वे यू नो व्हाट, हम इससे पहले भी देखते आ रहे हैं इराक के मामले से लेके इराक के मामले से लेके, और अगर क्योंकि आप ये सोच ही चुकी हैं तो फिर प्लीज टेक इट ऑन। या आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा। बहुत सारी जंगें ऐसे ही होती रही हैं और इसी तरह से कैबिनेट की मंजूरी से या सिर्फ सदर की मंजूरी के बाद इस तरह का अहम तरीन फैसले ले लिए गए हैं। जब बारहा यूएस की अपनी जो अवाम है यूनाइटेड स्टेट्स की वो इसके ऊपर मना कर चुकी है, और अब तो इस वक्त जो इकोनॉमिकल क्रंच है उसके ऊपर, और फिर जो मंशूर लेकर डोनाल्ड ट्रंप आए थे कि उन्होंने इसमें शामिल नहीं होना, किसी की दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनना, इकोनॉमिकली अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना है, अब उस सारी बातों के दावे कहाँ रह गए? एंड एट द सेम टाइम मैं तो ये आवाज़ें भी सुन रही हूँ कि मुआवजा आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसल, और मेरे ख्याल में लोग इसकी तैयारियां करें। और ये जो शैंटिंग हो रही थी, हम लोगों को नारेबाजी करते हुए सुन रहे थे, ये सिर्फ बर्नी सैंडर्स के इस खिताब के आगे नहीं हो रही, ये बहुत सारे शहरों में हो रही है। सो दिस इज नॉट वन स्टेट वन सिटी, इट्स अराउंड यूएसए। तो अब देखना ये है कि क्या ये प्रेशर जाता है हाउसेस में, और वहाँ ये हाउसेस में किस तरह से बिल्ड होता है, और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने किया है उसका उनको इतना नुकसान होगा कि उनको अपनी प्रेसिडेंसी से हाथ धोने पड़ेंगे। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने गजा पे जो बमबारी की उसके खिलाफ पूरे अमेरिका भर में यूनिवर्सिटीज़ में मुजाहरे हुए। उस वक्त तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या बर्नी सी गिरफ्तार करेंगे? क्या हर उस अमेरिकी को गिरफ्तार करेंगे जो कह रहा है नो मोर वॉर? क्या दुनिया के हर उस शख्स को चुप कराने की अहलियत है जो कह रहा है नो मोर वॉर? इस पे बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। सीनियर सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका ओवैस तौहीद हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान इसराइल मामले को लेकर अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है वो तो हमारे सामने है, लेकिन क्या सोच रहा है अमेरिका, इससे भी बात कर लेते हैं। सीनियर साहब ऑफ अमेरिका अवैस भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अवैस साहब, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से, बट वहाँ तो गालिबन गुड इवनिंग गुड नाइट हो रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अवैस साहब। सो क्या कर रहा है अमेरिका, क्या सोच रहा है? बर्नी सैंडर्स जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो नो मोर वॉर के नारे लग रहे हैं, लेकिन ट्रंप कर गए हैं वॉर। सो व्हाट इज़ अमेरिका थिंकिंग एक्चुअली? देखिए, जो अमेरिका ने सोचा था वो तो कर लिया। जो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि अमेरिका बराह रास्त जो है वो इसराइल की जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत है या जंग है उसमें शरीक हो जाएगा, और वो भरपूर अंदाज में शरीक हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब फतह का ऐलान किया, फतह का बगल बजाया अपने तौर पर, तो उन्होंने कहा कि वी वर्कड एज अ टीम। तो जब टीम के तौर पे काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि 13 जून से जो जारियत शुरू हुई थी इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो रहनुमा थे वो काफ़ी हलाक किए गए थे, तो उसी रोज़ से फिर इसका मतलब है अमेरिका इसमें शरीक था। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो यूएन के अंदर एक तरफ सलामती काउंसिल का इजलास है, और दूसरी तरफ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरगाची, वो इस वक्त मॉस्को के अंदर हैं, जो अपने बहुत बड़े अलाए हैं। 20 साल का एग्रीमेंट है रशिया का ईरान के साथ, वहाँ पे मौजूद हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे और अगला जो कदम होगा ईरान का उसका बताएंगे, और किस तरीके से ईरान या चाइना उनके साथ किस हद तक इस मामले के अंदर, इस जंग के अंदर उनका साथ दे सकते हैं, उस पर भी बात होगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके फौजी जर्नैल हैं वो तो फतह की कहानियां बयान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के अंदर रजीम चेंज की बात कर रहे हैं कि अगर ईरान को अजीम नहीं बना सकते ये आयतुल्लाह खमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं और उनके जो रहनुमा हैं, तो फिर क्यों ना रजीम चेंज की जाए। तो जो पहले से पासगश्त हो रही थी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और पॉलिटिकल सर्कल्स में, उस बात की गूंज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे इशारा दिया कि रजीम चेंज। और दूसरी तरफ उनके जर्नैल वो कहानियां बयान कर रहे हैं किस तरह B2 जो है 20 फुट और 30,000 पाउंड वजनी जो बॉम्ब जो कल गिराए गए हैं 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, ईरान के फर्दो और नतान्स और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पे, वो बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से 18 घंटे एक तरफ फ्लाइट की और दूसरी तरफ 18 घंटे की परवाज़, और 36 घंटे का ये ऑपरेशन किस तरह उनके बकौल कामयाब हुआ है। तो बहुत कुछ इस वक्त दुनिया के स्टेज पर हो रहा है, लेकिन बहुत खतरात के बादल मंडला रहे हैं मशरिक़ वस्ता में और इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, और ख़ुद जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और दूसरी जानिब अमेरिका के जो 20 फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, उनके 40,000 ट्रुप्स मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर। क्या ईरान अपने जो ऑप्शन है कि क्या अमेरिका के फौजी अड्डे जो गल्फ कंट्रीज़ में हैं या मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है, अरब ममालिक, अमेरिका के उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा? लगता यही है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, चाहे वो जितनी मरबूत हो या कमज़ोर हो, क्योंकि इसके बकौल ईरान जो है फिर कमज़ोर नज़र आएगा और मुज़ाकराती टेबल पे कभी नहीं बैठेगा। तो इस वक्त कड़ी आजमाइश है ईरान के लिए और ख़ुद मुस्लिम ममालिक के लिए। ठीक, इस वक्त 2 सवालात उठ रहे हैं। एक तो अमेरिका खुद चाह रहा था कि किसी तरह से डायलॉग करिए, वापस लेकर आया जाए ईरान को, और फिर जिस तरह से हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा कि उन्होंने आखिरी बात तो ये की कि जी 2 हफ्ते बाद, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि जी जंग चल रही है, आप 2 हफ्ते के आराम की बात करें कि 2 हफ्ते बाद फैसला करूंगा। कुछ लोगों ने समझा कि चूंकि इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इराक के साथ बात करना शुरू कर चुकी हैं, तो हो सकता है उसके बाद देखा जाएगा कि अब अमेरिका को किस तरह से शामिल होना है इस जंग में। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन ये फैसला किया गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाना है। इसको इस तरह से भी समझा जा रहा है कि ये सरासर धोखा दिया है यूएस ने, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बैठना चाह रहे थे, डायलॉग के लिए बिठाना चाह रहे थे ईरान को, वो भी धोखा ही था। मतलब वो सब एक फॉल्स फ्लैग था। जी बिल्कुल, वजह कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने जो सिफारती जो उनके मामलात हैं और उसके अंदर तो वो ये धोखेबाजी अपना ट्रम्प कार्ड समझते हैं। और आपने देखा होगा कि सिफारती जो रास्ता है उसका कत्ल किया गया है या उसको बिट्रे किया है, वो तो अमेरिका या इजराइल ने किया है। इजराइल ने कत्ल इस तरह किया कि 13 जून को जो पहले जारियत की थी ईरान के ख़िलाफ़,
15 जून को छठा राउंड होना था अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर। ओमान के अंदर 5 राउंड्स पहले हो चुके थे कि किस तरीके से अमेरिका का जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका आगे किस तरह हो सकता है। और माहिदा जो 2018 में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अलहदा किया था अमेरिका को, और वो ख़त्म किया था माहिदा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुआ था, तो वो दोबारा शुरू हो सकता है नहीं हो सकता। तो पहला धोखा। दूसरा धोखा जो आपने जिसके इशारा दिया कि उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वाइट हाउस की, कि उन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला करेंगे, और देखा हमने 24-36 घंटे के अंदर ही उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो है वो हमला कर दिया। तो ये सिफारती रास्ते के अंदर जो लैंडमाइंस बिछाई गई हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है कि वापस ईरान जो है वो सिफारती उस रास्ते से मुज़ाकराती टेबल पर आएगा, जो बहुत ही मुश्किल है। और जो कड़ी शर्त ये है कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम असर जो है वो ख़त्म कर दे, ज़ीरो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करे, अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम ख़त्म करे, फिर उसके ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो 2010 में मगरबी ताकतों ने, अमेरिका ने लगाया था उन पे, वो बहाल की जा सकती हैं। तो ये एक कड़ी शर्त है। और ईरान का मानना यह है कि जो हम सिविल और अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम खात्मा नहीं करेंगे। तो अब इस हमले के बाद, अमेरिका के हमले के बाद, लगता यही है कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एक ऑप्शन ईरान के पास है कि उससे मेंबरशिप अलहदा कर ले। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कोई मालूमात फराहम नहीं की जाएंगी ईरान की जानिब से कि वो अपने प्लान को, प्रोग्राम को आगे किस तरीके से फ़रोग दे रहा है, किस तरीके से बढ़ा रहा है। दूसरा जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस, जो बहुत आखिरी ऑप्शन होगा, वो जो जहाँ से 20% जो ऑयल और गैस के रिजर्वॉयर्स हैं पूरी दुनिया के, वो उस पैसेज से गुजरते हैं, और वो ईरान से ज़ाहिर बात है पैसेज गुजरता है कि ईरान उसको चोक करेगा। लेकिन एक वो मुश्किल मरहला है, बहुत ही आखिरी कार्ड है। और तीसरा जो जिससे पहले हमारी आपकी बात हुई है कि फ़ौजी अड्डे जो 20 हैं मशरिक़ वस्ता में, कि उस वक्त उनमें से किसको निशाना बनाया जाए, और रजीम जो है वो एक तरह से ईरान की फिर से मजबूत नज़र आए, क्योंकि अभी वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि ईरान की जो रजीम है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है मशरिक़ वस्ता में, उसका मिलिटेंट फेस, उसका इन्फ्लुएंस, और ताबड़तोड़ हमले जो अमेरिका और इजराइल के हुए हैं ईरान के ख़िलाफ़, वो कि ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, और एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, बहुत डेप्थ है ईरान के अंदर, बावजूद इसके कि इक़्तिसादी पाबंदियाँ उस पर लगी हुई हैं 1979 से, उसके बावजूद जो है वो दुनिया में जिंदा है अपने तौर पर। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी आजमाइश और उसके जो मज़मरात हैं आगे, अगर खत्ते के अंदर जंग बढ़ती है जो लग रहा है जिसके असर, तो फिर वो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता को लपेट मिलेगी, गल्फ कंट्रीज़ को लपेट मिलेगी, जिसके अंदर कतर, यूएई, अबू धाबी, ये सारे ममालिक शामिल हैं, और ख़ुद साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान I was coming to that. Obviously, I was coming to that. Yes. And I have to ask this. Although we have very minimum time, but still, आपको लगता है एक तरफ पाकिस्तान भारत का मामला हुआ, अमेरिका का उसमें किरदार, दूसरी तरफ अमेरिका का इस जंग में कूदना अगेंस्ट ईरान, इस सब में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? इस पाकिस्तान वॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी टाइट रोप। ये आप आखिरी लाइन फिर से कहिएगा। क्या पाकिस्तान एक बहुत टाइट रोप पे चल रहा है? ये देखिए, दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान और जो इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है 4 रोज़ का, उसने पाकिस्तान के प्रोफाइल को बहुत ही अपग्रेड कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे। जो मिलिट्री जो मिथ थी इंडिया की, वो तो काफ़ी हद तक उसको शिकस्त हुई है कि वो कन्वेंशनल वॉर के अंदर जो है साउथ एशिया के अंदर एक बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान शायद उसका मुकाबला न कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफ़ी हद तक अपनी जो साख है उसको बहुत ऊपर की हद तक लेके गया है। दूसरी बात ये कि अमेरिका का रिन्यूड इंटरेस्ट है जनूबी एशिया के अंदर। जो समझने वाली बात है कि जो 2021 में अमेरिकी अफवाज का इनखला हुआ था, उसके बाद यही तासुर लिया जा रहा था कि शायद अमेरिका और अफगानिस्तान एक भूली हुई दास्तान है, जिस तरह माजी के अंदर किरदार रहा है अमेरिका का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बराह रास्त इसके अंदर दाखिलत करना और ख़ुद कश्मीर के मामले में सालिसी की पेशकश करना, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात को कि इस रीजन के अंदर उनका रिन्यूड इंटरेस्ट है अमेरिका का, और वो है चाइना के लिए।
चाइना चाहता है कि जो सी पैक है उसको एक्सटेंड किया जाए अफगानिस्तान और फिर ईरान और सेंट्रल एशिया तक उसकी रसाई हो, और इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे मौजूद है। और रशिया के बड़े गेम में भी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका जो जितना उसको इसमें हासिल हुआ है, जितना उसका प्रोफाइल बड़ा है, उतनी उसकी आजमाइशें भी हैं। आजमाइशों का एक पहाड़ सामने है। एक 950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ईरान के साथ मिलता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ मगरबी एक तरफ बॉर्डर है, दूसरी तरफ मशरकी, जहाँ पे इंडिया के साथ इंडिया की जारियत किसी वक्त भी हो सकती है। तो वो वहाँ पे देखना तो एक बड़ी आजमाइश भी है, लेकिन एक चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स में पाकिस्तान किस तरीके से अपना तवाज़ुन बरकरार रखता है। अगर ईरान के रेफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के यहाँ पर आए थे, या 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे बहुत तादाद में लाखों आए थे यहाँ पे ईरानी रेफ्यूजीज, तो क्या ऐसा मामला होगा? तो इन सब मामलात से निपटने के लिए एक आजमाइशों का एक समंदर है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन एक बहुत बड़ी एक विंडो भी है, विंडो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, कि अपने ग्लोबल जो रेलेवेंस है उसको किस तरीके से बरकरार रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपसे बात हुई, हमारे पास वक्त कम था। आई रियली वांटेड को हम जरा मुआवजे को टच कर सकते कि वहाँ पर क्या सूरत हाल अमेरिका में इसके लिए बनती नजर आ रही है। ऑल्सो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर ली है। तो ये जो जंग चल रही है इस पे बाय द वे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, लेकिन हम इस परसेप्शन से बात कर रहे थे कि अगर हो गया तो क्या, तब तो ईरान ने कह दिया कि वो बंद कर देगा, और अगर बंद कर दिया तो फिर आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में वैसे ही इजाफा हो रहा है। अब अगर ये ऐलान सामने जैसे आ गया है तो बंद हुआ, 20% ऑयल सप्लाई इसकी होगी मुतासर, यानी पेट्रोल डीजल जो पाकिस्तान में इस वक्त 260 के करीब मिल रहा है वो 400 से 450 तक जाने का इम्कान है। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। हाँ, और फिर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जितना ज़्यादा ये जंग लंबी होती चली जाएगी, ये प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जाती जाएंगी, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल उसका एक रिएक्शन सामने आएगा, और फिर उसके साथ साथ ये भी कि जब तक ये आबनाए हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो वहाँ से भी प्राइस इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक और भी चीज़ है जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ फैसल, वो ये कि मुझे ये पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन सी 2 रीजन्स को होती है आपको पता? नहीं, आप बताइए। चाइना और यूरोप। तो और फिर होगा ये कि टोटली डिपेंड करेगा यूरोप अमेरिका के ऊपर कि वहाँ से उसको फ्यूल मिल सके। भाई वाह वाह, ये तेल का खेल जो जारी है ना, ये काफ़ी अरसे से जारी है। तो क्या इस जंग में भी अब तेल का खेल एंटर होने वाला है? आबनाए हॉर्मुज़ और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होने जा रही है? माहिर माशियात चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान ने तो आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश का ऐलान कर दिया है, इनिशियली क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके चौधरी साहब? नेशनल इकोनॉमी के ऊपर जो असरात मुरतब होंगे वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा, ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल की प्राइसेस तकरीबन जो है वो $10 पर बैरल जो है वो बढ़ चुकी हैं, जो कि पिछले हफ्ते में जो है वो $64 पर बैरल थी, वो $74 जो है वो पर बैरल के ऊपर आ चुकी हैं। तो इसके साथ साथ गोल्ड की अगर प्राइस को देखा जाए, जंगी सूरत हाल में गोल्ड भी जो है ना वो महंगा होता जाता है, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन इस वक्त $3400 पर औंस के ऊपर है। इसका पाकिस्तानी इकोनॉमी पे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में तकरीबन पेट्रोलियम लेवी जिस तरीके से ₹22 के करीब बढ़ने के ऊपर है, जो टैक्स बजट में जो है ना वो जिसका ऐलान किया गया है, और उसके बाद कार्बन टैक्स तकरीबन ₹250 का लगाया गया है, और फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में जो इजाफा हुआ है अभी तक का, तो उसके बाद कम से कम मेरे हिसाब से ₹50 के करीब जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और आज जैसे ये अनाउंस किया है ईरान ने, और इसके बाद जो है तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 5% के करीब जो है वो ईरान का शेयर है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑफिशियली जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको अनऑफिशियल वे में किया जाए, जैसे पाकिस्तान में भी काफ़ी इसकी कंजम्पशन है, दीगर पड़ोसी ममालिक में भी है, अफगानिस्तान में भी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ये मज़ीद इसमें 7 से 8% तक भी जा सकता है। और ज़ाहिर है जब ये सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्ट होगी तो $85 to $90 पर बैरल के ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो
जंप कर सकती है अगर ओपेक ने और दीगर कंट्रीज ने अपनी ऑयल की सप्लाई में इजाफा ना किया तो। अब ये डिपेंड करते हैं आने वाले दिनों में कि सप्लाई वो बढ़ाते हैं या यही रखते हैं, लेकिन कीमतें बहरहाल बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। ऑल राइट, तो मुझे ये बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की बंदरगाहें यानी गवादर, क्या इसमें खत्ते में इसको समझा जा सकता है कि ये एक तजारती मरकज़ उभर कर सामने आ सकता है? कराची एज वेल, या बिल्कुल पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तानी जो बंदरगाहें हैं, और ख़ास तौर पे मैं गवादर की यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि गवादर पोर्ट जो है वो अभी उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। और जाहिर है कि जब ये बंदरगाहें बंद होंगी तो उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो पोर्ट कासिम हो या ये टावर किमाड़ी वाली पोर्ट हो, वहाँ पे बहरहाल प्रेशर बढ़ेगा। तो पाकिस्तान के पास जो है ना वो एक अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ से फिर आगे ट्रैवलिंग तो सड़क के रास्ते से होगी और बिजनेस जो है ना वो इस हवाले से पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए कि एक मुल्क के इस तरीके से जो है वो बंद होना, तो ये बहरहाल एक अच्छा सिम्टम नहीं है, अच्छा साइन अच्छा नहीं है। साहब, अब एक बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान और तवानाई। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अब नए मुतबादिल ज़राए अब तलाश करने पड़ेंगे। सवाल किया है और दुनिया जो है ना वो इस वक्त जा भी इसी तरफ रही है। ऑयल्स के ऊपर जो है ना इन्हिसार जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं तो उसकी तरफ जो है ना वो दुनिया भी जा रही है और पाकिस्तान भी उसी तरफ जो है ना वो प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा हमने इस वक्त जो जोर दिया हुआ है वो है सोलर के ऊपर। तो सोलर के ऊपर हुकूमत ने तकरीबन 18% टैक्स लगाने की बात की थी। अब जो है वो शायद सेस को 10% कर देंगे। अभी इसका फाइनल नहीं हुआ। तो बहरहाल सोलर प्लेटें तो हो रही है लेकिन दिस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 मेगावाट के करीब जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है पाकिस्तान में जो सोलर पैनल्स हैं जो उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो सेकंड अल्टरनेटिव अप्रोच है वो ज़ाहिर है घरेलू सतह के ऊपर तो नहीं हो सकती। विंड एनर्जी जो है अगर हो भी सकती तो बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर अभी तक के जो हमारे पास पाकिस्तान के जो हालात हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस जो लगाई गई हैं यहाँ पे आप देखें जामशोरो और घारों की तरफ जो है जब कराची से आप हैदराबाद की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो ये एक अच्छा जो है ना वो सोर्स है हवा के ज़रिए बिजली पैदा करने का। येट जो है ना वो अभी छोटे सुनने में ये आ रहा है कि एक छोटी टर्बाइन जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी जो कि रात में भी ज़ाहिर है सोलर का आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में काम करते हैं सूरज की रोशनी की वजह से। तो वो विंड टर्बाइन जो है वो यहाँ पे छोटे अच्छा आखिर में ये बताइएगा आपने हॉर्मुज़ की बंदिश से पाकिस्तान में पेट्रोल कितना ऊपर जा सकता है? देखिए ये अब जंगी सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे जो है वो किस तरीके से ईरान रिस्पॉन्ड करता है या ईरान ने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर अमेरिका और दीगर दुनिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर तो जैसे जंगी सूरत हाल रहती है वैसे तो पाकिस्तान में जो है ना ईरान का जो ऑयल है अनऑफिशियली तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर उसकी सप्लाई शॉर्ट होगी तो एक लिहाज से आप देखें तो हमारे यहाँ जो है ना वो डिमांड ऑयल की मजीद बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो ऑफिशियल इंपोर्ट्स हैं इंपोर्ट बिल जिसे हम कहते हैं उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो मैंने आपको सिनेरियो बिल्कुल ओवरऑल सिनेरियो जो है वो इस वक्त होता जा रहा है। वेल हम सारे उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये जो पागलपन इसराइल की जानिब से जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है वो ख़त्म हो ताकि उससे रीजन जो है उसकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क नजर ना पड़े। बिल्कुल, लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, एक बार फिर आपको कहेंगे सुबह खैर। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। साथ ही अगले सेगमेंट पे जाने से पहले मैं आपको एक मोहब्बत भरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। What kind of a video, फैसल? ये कल ही आपको याद है कि शंदूर पोलो फेस्टिवल ख़त्म हुआ था और वहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हुए थे। सबसे अच्छी वीडियो मुझे ये लगी जो अब हम प्ले करने जा रहे हैं। ये एक चैंपियन चित्राल की टीम और उनके एक प्लेयर हैं, इफ़ यू कैन प्ले दैट वीडियो। उनके एक प्लेयर थे जो कि चैंपियन बने और चैंपियन बनने के बाद वो अपने वालिद से जाके गले मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि
कि ऐसा क्या है। तो ये जो वालिद हैं अब अपने ज़माने के पोलो चैम्पियन थे। यस, ये अपने ज़माने के पोलो चैम्पियन थे और बेटा अपने ज़माने चैम्पियन मीटिंग द चैम्पियन ट्रांसफरिंग टू अनदर चैम्पियनशिप एक्चुअली ट्रांसफरिंग टू अनदर जनरेशन मेरे ख्याल में। और अच्छा, उसके बाद के आपने कमेंट्स देखे, ये तो कितनी खूबसूरत वीडियो हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने प्राउड बेटे होंगे उससे बहुत ज़्यादा प्राउड उनके वालिद साहब होंगे। अच्छा, आपने अब सादिया ये वीडियो तो देख ली ना, इससे हमने अंदाज़ा ये लगाया कि बाप बेटे का जो रिश्ता है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। हम सुनवाते हैं आपको ये वीडियो, फिर इस पर नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जब बाप ने बेटे के माथे को चूमा, कितनी अच्छी बात थी ना। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बाप बेटे का रिश्ता जो है वो कितना खूबसूरत होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जो मोहब्बत, रिश्ते, इन जैसे लफ्ज़ जो है वो शायद जानते नहीं हैं। बिल्कुल फैसल, मुझे पता है आप उस बदबख्त की बात कर रहे हैं जिसने अपने 10 माह के बच्चे को तवे पर जला दिया। और एक दफ़ा नहीं, कई बार मैं सोच रही हूँ, अभी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये कहकर जलाया सादिया कि इसमें जिन है। 10 माह का बच्चा और उसमें जिन है ना। आप 10 माह के बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि इस बच्चे को खराश ना आ जाए, खरोश ना आ जाए। लेकिन खुदा जाने इस जल्लाद सिफत बाप ने ये कैसे किया होगा कि तवे पे एक नहीं बार बार जलाया है। फैसल, हमारे नुमाइंदे खुदम गुलजार जो है वो बच्चे की नानी के साथ मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या डिटेल्स उनके पास आ रही हैं सामने, और ये वाक़या जिसके हवाले से इतनी सारी बातें हो रही हैं असल में हुआ क्या है। ओवर टू यू गुलजार। जी बिल्कुल, लियाकताबाद में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसमें सगे बाप ने अपने 10 माह के बच्चे को चूल्हे पर रख के जलाने का वाक़या है, जिसमें बच्चा बुरी तरह झुलस गया था। बताया जा रहा है कि बच्चे को जलाने से पहले संग सफाक बाप ने जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया, थप्पड़ भी मारे। हमने इससे पहले जब हमारी बच्चे की माँ से बात हुई थी तो उनका बताना था कि वो बदतरीन तशद्दुद करता था बच्चे को। इससे पहले भी जलाने की भी कोशिश की गई। जो बच्चे की माँ है उसका ये कहना है कि जो बच्चे का जो वालिद है वो उसका कहना ये होता था कि बच्चे के ऊपर असरात हैं और उनको वो भगाने के लिए जो है वो बच्चे को चूल्हे पे सेकता है। खाला जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो बच्चे की अब कंडीशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, बच्चे की तबीयत अब कैसी है, क्योंकि बच्चा काफ़ी दिन से कोमा में है, और ये सारा वाक़या हुआ कैसे, किस तरह से वो जलाने की वजूहात क्या सामने आई? कंडीशन तो बच्चे की बिल्कुल सही नहीं है, दिमाग पूरा आउट हुआ हुआ है बच्चे का, कि वो अभी है ना जैसे पहचानता नहीं हम लोगों को, जैसे हम आवाज़ देते वो सुनता नहीं, वो एक तरफ लेटा रहता है। यानी कि तो अभी है ना जो पिला रहे दूध वो तो नाली से ही पी रहा है, पाइप लगी। अच्छा, अभी कुछ पता चल रहा है कि बच्चे को जब इसके बाप ने जलाया तो क्या हरकतें कर रहा था वो, बच्चे को तावीज़ के मामला भी सामने आए, नमक का क्या मामला है? इसके ऊपर ना जिन्नात चढ़ गया, मैं सिर्फ भगा रहा हूँ इसके, तो चूल्हे में ले गया था उसको जलाने के लिए, कह रहा है कि इसको जलाने से ना इसकी सांसें आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है खुर्रम, हम सुनने में भी ये दुश्वार लग रहा है हमें, तो इसकी एक शख्स ने कैसे किया होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान की नफ्सियाती हालत क्या होगी कि वो इतने छोटे से बच्चे को, जो भी उस सोच रख रहा था उस बच्चे के बारे में कि जी उसमें जिन है या जो भी है, लेकिन आप उस बच्चे को, मतलब बच्चे को हल्की सी खराश भी आ जाती है इतने छोटे पे, तो वो रोने शुरू हो जाता है। तो कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा खुद भी? या तो ये अच्छा, ये बहुत ही कम उम्र की शादी भी है, ये बिल्कुल लड़का टाइप है ये बाप जो है, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट कंज़ा सना उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चाहे बच्चे में जिन हो, चाहे बाप को बच्चा पसंद नहीं हो, बहुत सारे हो सकते हैं रीज़न, डोमेस्टिक और इश्यूज हो, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं घरों में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि एक बाप कैसे उसका दिल और दिमाग राज़ी हो सकता है इतनी नन्ही सी जान को चूल्हे पे, तवे पे रख के जलाने में। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली अपने जज्बात को समझ नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि उनके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है, उनके अपने साथ ऐसी कोई ज़हनी ज़्यादतियाँ या जिस्मानी ज़्यादतियाँ हुई होती हैं कि जिसकी वजह से वो उनको अपने जज्बात की समझ नहीं आती, उनको नहीं पता कि हमने इनको कैसे मैनेज करना है। वो एक ही तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं जिस तरीके से उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बड़ों को देखा होता है या उनके साथ हुआ होता है। और बेसिकली बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो आगे जाके एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने जो शिद्दत होती है जज्बात की उसका इजहार करते हैं, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब कंज़ा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि ज़ाहिर सी बात है जहालत भी है। अब आई डोंट नो कि हमें इस बात करनी चाहिए कम उम्र की शादी, बिकॉज ये बहुत ही यंग, दोनों मियाँ बीवी दोनों बहुत यंग हैं, बट एक चीज़ इसमें ये भी है ना
कि जब बीवी जो है इसकी, वो जब बार बार देख रही थी कि ये पहली बार नहीं मारा इस लड़के ने अपने बेटे को, बार बार मारा भी है, इतने मासूम नन्हे से चेहरे पे थप्पड़ भी मारे हैं और तवे पे जलाया भी है कि जिन निकल जाए। सो बहुत सारे पहलू हैं इसके, देयर आर मेनी एंगल्स टू इट। बिल्कुल, इसके वाकई बहुत सारे पहलू हैं अभी तक। हालांकि अगर आप देखो अपनी सोसाइटी को, अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तालीम ना होने की वजह से, एजुकेशन ना होने की वजह से अभी भी हम इन्हीं मसलों, इन्हीं टैबूज में फंसे हुए हैं, जहाँ पे इस तरह के लोग जिनके पास रसाई नहीं है इन चीज़ों की, इंफॉर्मेशन की या मालूमात की, वो अभी भी इस तरह के हरकतें करते हैं कि जिन्नात है वगैरह, तावीज़ के बाद में पीर वगैरह के पास ले गए। और जो बीवियाँ होती हैं वो ज़्यादातर इन हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो अपने शौहर पर डिपेंड करी होती है, वो अपने शौहर के आगे ज़्यादा स्टैंड नहीं ले सकती होती, चाहे वो उनकी औलाद की ही बात क्यों ना हो। अब जैसे आपने इस केस में देखा है कि दोनों अगर बहुत यंग है तो इसका मतलब ये है कि बीवी मुकम्मल तौर पर उस जो उसका शौहर है उस पर वो डिपेंडेंट थी, वो मुनहसिर थी, क्योंकि उसके आगे स्टैंड नहीं ले सकती थी, बिकॉज उसको लगता था कि शायद मेरे पास वो ताकत या वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको कभी इस बात की तालीम ही नहीं दी गई कि उसने अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अगर पसंद की शादी या छोटी उम्र में पसंद की शादी हो जाती है तो वो ख़वातीन अपने आप को बर्डन फील कर रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड की शिकायत किसके पास लेकर जाऊं, क्या बोलूं, मुझे तो खुद इल्ज़ाम दे दिया जाएगा कि भाई तुमने खुद डिसीजन लिया था। एक तो ये, दूसरा इस बच्चे की साइकोलॉजी के हवाले से भी आपसे समझना चाहेंगे। बच्चा कौमा में है, उसे कई बार जलाया गया है, उसे कई बार मारा गया है, वो बेज़बान बच्चा है, उसकी अपनी नफ्सियात पे इसके कितने देर पर असरात होंगे? उसकी अपनी नफ्सियात में तो उसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे। ठीक है, हमें समझते हैं नफ्सियात में कि काफ़ी हद तक जो मेमोरी है बच्चे की, यादाश्त जो होती है वो थोड़ा आगे जाकर 3-4 साल के बाद बनना शुरू होती है, लेकिन जो उसकी बॉडी है बच्चे की वो रिमेंबर करेगी, वो याद रखेगी कि उसके साथ ये चीज़ हुई है। उसके उन लोगों ने जो उसकी हिफाजत के लिए क्या कहते हैं थे, उसके जो वालिदैन थे, उन पर ये डिपेंड करता था कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करें, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दिया तो आगे जाकर ये बच्चे पर्सनैलिटी के इशूज़ का भी शिकार होगा। इसके अलावा ट्रॉमा इसका पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहेगा अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट नहीं करता, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, और कंज़ा एक और चीज़, और वो ये कि हम अपने प्लेटफॉर्म से भी और मुख्तलिफ दीगर प्लेटफॉर्म से भी हाथ जोड़ के 10-10 दरख्वास्त करते रहते हैं कि भाई अगर आपको कोई जिन और भूत और ये सारी चीज़ें, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट इस पर बात कर चुके हैं कि भाई ये नफ्सियाती मरज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर कोई बड़ा है शख्स, वो जो सर पे दीवार मार रहा है, पंखे से उल्टा लटक रहा है, उसको तो आप ले जाएं पीर बाबा के पास, आई एम नॉट एंडोर्सिंग, लेकिन वहाँ झाड़ू वाड़ू पड़वा दें। 10 माह के बच्चे में कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें जिन है? हमारी जो सोसाइटी है ना, उसका सबसे बड़ा मसला है कि हमारी एक फैमिली के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की है। यानी कि एक जो आपका पेरेंट है उसको, अब इस केस में एक पेरेंट को कहने वाला कि इस बच्चे के साथ ये मसला है, इस बच्चे के ऊपर जिन्नात है, इस बच्चे के ऊपर ये चीज़ है, आप इसको इस पीर के पास ले जाए, वो इन्वॉल्वमेंट है। थैंक यू सो वेरी मच कंज़ा, हमारे पास वक्त की कमी है। होपफुली नेक्स्ट टाइम किसी और मामले पर या इस मुद्दे पर ही आपसे ज़रूरी रब्ता होगा बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।